हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। अभी इस वीडियो में हम लोग 18 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कर लेते हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इस वीक में आए हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक है जेट फ्यूल फ्रॉम अल्कोहल, इनको हम लोग JFA बोलते हैं। तो एक बार समझते हैं क्या है ये भाई, अल्कोहल से कौन सा जेट फ्यूल निकल गया और पहली फ्लाइट पुणे से लेकर दिल्ली तक उड़ाई गई है इसी फ्यूल के चलते। तो ये क्या फ्यूल, क्या स्पेशल आ गया भाई इसमें? एक गट माइक्रोबायोम एंड हेल्थ है। ये गट माइक्रोबायोम और हेल्थ जो है ना, वो हमेशा प्रोबायोटिक से रिलेटेड होता है। आपको पता होगा 2022 में यूपीएससी ने एक ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत इजी बहुत इजी। आज आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या ही क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन भी आज हम लोग देखेंगे, है ना। इसके बाद लाइट इमिटिंग डायोड्स वगैरह यूपीएससी का हमेशा से वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहा है। जैसे कि अभी 2017 में एक क्वेश्चन आया था OLED के ऊपर, OLED क्या है भाई, ऑर्गेनिक LED क्या है। तो हालांकि ऑर्गेनिक LED आज का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पर जो हम लोग पीले पीली बत्तियां देखते थे ना, 100 वाट का बल्ब जलाते थे अपने कमरे में, उनको हम लोग बोलते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब। तो उसके जगह को बदल के हम लोगों ने LED लिया। और LED में आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि LED की खोज हम लोगों ने 1970s में ही कर ली थी। तो भाई क्यों नहीं चला रहे थे उसको? वो इसलिए नहीं चला रहे थे क्योंकि ब्लू कलर की जो LED है ना, वो हमारे पास अभी तक नहीं प्रेजेंट थी। वो बहुत बाद में लेटर स्टेज पर डेवलप हुई और इसीलिए 2014 में उसको नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। मतलब इस खोज को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो इसके बारे में पूरी LED की कहानी, इनका मेजर छोटा सा फंक्शन जो बचपन में हम लोग PN जंक्शन डायोड वगैरह पढ़ते थे ना, वो सारी चीज़ें एक बार पढ़ के ख़त्म कर देते हैं आज, ताकि इससे बेसिक से भी कभी कोई क्वेश्चन आए ना तो वो भी अपना सॉल्व हो जाए। फिर पृथ्वी विज्ञान क्या किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने? 5 बड़े बड़े स्कीम्स थे जो कि अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वेशंस करते थे, उन सभी स्कीम्स को एक साथ क्लब कर दिया है। तो वो 5 स्कीम्स हैं, कोई एकरॉस है, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज, रीच आउट, ऐसे करके बहुत सारे, या आउटरीच सॉरी, ऐसे करके बहुत सारे आपके पृथ्वी विज्ञान के अंदर में 5 सभी स्कीम्स को सबस्यूम कर दिया गया है। तो उन सभी स्कीम्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे और एक डीप टेक स्टार्टअप के लिए एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी आई है, उसके बारे में थोड़ा 2-4 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। और ट्रेन, आप लोग को पता है बहुत लेट हो रही है आजकल, है ना। कहीं से कहीं भी जाना हो, आप लोग को भी पता होगा, लेट हो जाता है, आप लोग को मिलता है ना। तो उसके लिए एक बढ़िया सोल्यूशन आया है, फोक पास डिवाइस। ये क्या चीज़ है इसके बारे में समझेंगे, इसके पीछे का साइंस भी समझेंगे। हम अपने डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बड़ा ही सस्ता सा है, B सेल्स और T सेल्स का फंक्शन बताने के, भाई क्या रोल है हमारे शरीर में। आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करता है? देखो भैया, वाइट ब्लड सेल्स अपने शरीर की इम्यूनिटी को डेवलप करता है, ये तो बात सबको पता होगी। वाइट ब्लड सेल्स ना ऐसे 2 टाइप्स के आप बोल सकते हो, ऐसे तो बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली आप 2 टाइप्स के बोल सकते हो। एक होता है अपना न्यूट्रोफिल्स, नाम सुना होगा पक्का, न्यूट्रोफिल्स। और दूसरा दूसरा एक का नाम ले लेते हैं लिम्फोसाइट्स, ये भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो देखो क्या होता है, ये जो अपना न्यूट्रोफिल्स है ना, ये समझ लो छोटा भाई है अपना। छोटा भाई क्या करता है, सबसे पहले चंचल है, जिल छोटा भाई चंचल होता है ना, तो उछलते कूदते शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, मान लो मच्छर नहीं काट लिया, कुछ भी कर लिया, उसको लगा कि अरे अपने शरीर में दूसरे कहीं बाहर से कुछ सब्सटेंस अंदर घुस रहा है, नो, नॉट अलाउड, मैं तो चिल्लाऊंगा। और ये न्यूट्रोफिल तुरंत ही वहाँ जाता है ना। और जाते ही आपको पता होगा एक्शन तो शुरू कर ही देता है, लेकिन अपने बड़े भाई मतलब लिम्फोसाइट्स को बुलाता है कि भैया देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, बहुत बाहर से सामान आया है कुछ, इसको मार गिराना है अपने को। तो न्यूट्रोफिल ना तुरंत ही उसके अगेंस्ट फाइटिंग स्टार्ट करके एक सिम्टम स्टार्ट कर देता है। बट वहाँ पर लिम्फोसाइट्स का रोल आता है, B सेल्स और T सेल्स आते हैं वहाँ पर, लिम्फोसाइट्स के ही ये कॉम्पोनेंट्स हैं। ये सब अपने मशीन गन में ना एंटीबायोटिक्स लोड करके आते हैं कि छोटे भाई ने बुलाया है, ऐसे कैसे कोई बाहरी आके हमारे शरीर पे हमला करेगा। ये उस एंटीजन के खिलाफ ना एंटीबायोटिक्स की मशीन गन लोड करके उसको मारना स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक से। तो हालांकि आप जब आंसर देखोगे तो बहुत क्लोज हैं। ये बोल रहा है ना कि अपने बॉडी को इन्वायरमेंटल एलर्जेन से बचाता है। देखो इन्वायरमेंटल एलर्जेन से नहीं बचाएगा, जब कुछ भी शरीर के अंदर घुस जाएगा ना तो B सेल्स और T सेल्स एक्टिव होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। बॉडी पेन इन्फ्लेमेशन को एलिविएट कर देता है भाई, बढ़ा देता है, बिल्कुल भी नहीं भाई, उसको संभालते हैं ये लोग। इम्यूनो सप्रेसेंट की तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और लास्ट है कि हमारे बॉडी को डिसीज़ जो कि पैथोजन के कारण होता है उससे बचाते हैं। तो बिल्कुल सही है भाई, एंटीबायोटिक हमारे इम्यून सिस्टम को उतना ही स्ट्रांगली बिल्ड करता है ना। तो ये सारी चीज़ें डन है। आंसर क्या होगा? D इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा था कि नहीं? बस ये कहानी याद रखना, छोटा भाई बड़ा भाई कौन चिल्लाता है, कौन बुलाता है। न्यूट्रोफिल उसको खाने का काम करता है ना, जो भी एंटीजन हमारे शरीर में घुसता है।
और लिम्फोसाइट्स बेसिकली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। इतनी बात क्लियर है आप सभी लोग को? ठीक है, बढ़ते अपने आर्टिकल की तरफ। पहला आर्टिकल हमारा जेट फ्यूल फ्रॉम अल्कोहल है। देखो बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है ये। यूनियन पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्टर पुणे में इन्होंने एक जेट फ्यूल फ्रॉम अल्कोहल, एक ऐसा प्रोजेक्ट था, पायलट प्रोजेक्ट बोल सकते हो, जिसको इन्होंने इनॉग्रेट किया। इसमें क्या हो रहा है, 2 कंपनीज़ हैं, एक तो अपना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, साथ में एक पुणे की कंपनी है जिसको बोलते हैं प्राज इंडस्ट्रीज़। इन लोगों ने ये काम स्टार्ट किया कि भाई हम लोग को SAF बनाना है। क्या है भाई SAF? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाना है। चलो कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बता दो कि अभी हाल फिलहाल में हम लोग जो इंडिगो स्पाइस जेट की फ़्लाइट से उड़ते हैं तो उनमें कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है ना? इतना तो बता ही दोगे आप लोग, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो। लेकिन फिर जो भी है वो बहुत ही पॉल्यूटिंग है और उसके जगह पर हम लोग को बनाना है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो इसके लिए हम लोग को ATJ चाहिए होता है, अल्कोहल टू जेट फ्यूल चाहिए होता है। तो इसके लिए हम लोग एक बार ज़रा बात कर लेते हैं। और पहली फ़्लाइट 2023 में उड़ान भर दी गई है इसको लेके SAF से, मतलब कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की फ़्लाइट ऑलरेडी पुणे से दिल्ली जा चुकी है ना? तो ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड है, बहुत हार्मलेस है ये इन्वायरमेंट के लिए, इसीलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और इसको बनाने के लिए जो हम लोग सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं ना, वो समझ लीजिए एक तरीके से वेस्ट मटेरियल्स हमारे लिए। घर का जो बचा हुआ ऑयल होता है, जट्रोफा, मोलसेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी आगे पढ़ते हैं, वेस्ट से ये सब प्रोड्यूस होते हैं। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या है भाई? एक ऐसा फ्यूल जिसको कि हम लोग डोमेस्टिकली डेवलप करते हैं। हमारे कुकिंग ऑयल हो गए या फिर ऑयल रिच सीड्स हो गए जैसे कि ग्राउंड नट, ऐसी चीज़ों से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो कुकिंग ऑयल जो वेस्ट हो जाते हैं उनसे भी बन सकते हैं ये, तो बहुत ही बढ़िया यार। या फिर हम लोग देखो जो भी फीड स्टॉक वगैरह बनाते हैं ना, वेस्ट ऑयल हो गया, वेस्ट फैट हो गया, या फिर म्युनिसिपल वेस्ट हो गया, ऐसी चीज़ें जो कि फूड क्रॉप्स में नहीं आती, मतलब वो खाने योग्य नहीं है, नॉन फूड क्रॉप्स हैं, तो उनको यूज़ कर सकते हैं। जट्रोफा, एल्गी ऑयल, फैटी एसिड का कोई भी डिस्टिलेट है, पाम ऑयल, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं और उन सब का यूज़ करके क्या बना रहे हैं भाई? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो बढ़िया नहीं है? हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना बढ़िया प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर एक टर्म होता है हेफा, इसको आप लोग समझते हो? हेफा क्या होता है? 2 कंपोनेंट है इसमें, E फॉर ईस्टर और FA फॉर फैटी एसिड। तो ये लोग हाइड्रो प्रोसेस्ड ईस्टर और फैटी एसिड होते हैं जो कि बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कुकिंग ऑयल में। और ये लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके ऑयल्स और फैट्स, वेजिटेबल ऑयल्स और वेजिटेबल फैट्स के रेंज में ये SAF बनाने में हेल्प करते हैं हमारे। इसके साथ ही साथ ATJ जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें अल्कोहल का यूज़ करते हैं। अल्कोहल में कौन सा है? इथेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल। एक चीज़ अच्छा बताओ, मीथेनॉल जो होता है, मीथेनॉल हम लोग थोड़ा बहुत खा पी सकते हैं कि नहीं? बताना आप लोग। मीथेनॉल वैसे तो देखो क्या होता है कि अगर मीथेनॉल का 2, 4, 5 ml भी अगर हम लोगों ने ले लिया ना शरीर के अंदर, तो ब्लाइंडनेस हो जाती है इससे। तो ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, जो हम लोग अल्कोहल ड्रिंक कभी करते हैं, करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, है ना? हाँ जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या सोच रहे हो? तो जो ये अल्कोहल होता है ना, वो इथेनॉल होता है एक्चुअल में। तो इसको कंज्यूम करते हैं तो चलो वो तो हमारे सिस्टम का या फिर बॉडी सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन मूवमेंट होता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हटा देता है, जिससे कि हम लोग थोड़ा रिलैक्स्ड फील करने लगते हैं। वो ही अल्कोहल यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। तो आइसोब्यूटेनॉल और इथेनॉल का यूज़ करके जो भी समझ लो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोलसेस समझते हो? जो शुगर केन होते हैं ना, शुगर केन का जो अलग से, उसमें मान लो गन्ने की मशीन में जब डालते हैं तो सीरा सारा बाहर आ गया, हम लोगों ने गन्ने का जूस पी लिया, तो जो बाकी बीच में बचा ना उसका पार्ट, गन्ने का छिलका, वो सब होता है मोलसेस। तो इन सब का यूज़ करके भी अल्कोहल टू जेट हम लोग बना सकते हैं। अगला मेथड हो सकता है हमारा गैसिफिकेशन, फिशर ट्रॉप्स, गैस FT मेथड। इसमें क्या होता है, जो भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होते हैं, इनसे कुछ गैसेस एमिट होते हैं, उनको हम लोग लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा है पावर टू लिक्विड, PTL। ये क्या होता है, जो भी हमारी ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी से बना हुआ कार्बन का सोर्स है, उसको हम लोग अपने केमिकल, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में से निकालते हैं बाहर, और उसका यूटिलाइज़ करके हम लोग फिर ये JTF बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है ना? SAF हमें बनाना है और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को हमें आगे भी यूज़ करना है, इसका प्रोडक्शन हमें आगे इंक्रीज़ करना है। अगला आर्टिकल हमारा गट माइक्रोबायोम एंड हेल्थ है। क्या है भाई ये माइक्रोबायोम, गट, ये सब क्या चीज़ है? इसको समझो कि जो ये माइक्रोबायोम है ना, ये हमारे शरीर में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है ना?
आप लोग बोलोगे सर हमारे शरीर में इतने सारे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं। देखो सारे बैक्टीरिया ना हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। किस में पाया जाता है? आप लोग दही खाते हो तो जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। और इसी ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं भाई? प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स एक तरीके से हमारे खाने या फिर उसके सप्लीमेंट्स के तौर पर हम लोग देखते हैं, जिसमें कि हम लोग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं और जिनको हम लोग गुड बैक्टीरिया के कैटेगरी में रखते हैं। अब इसमें अगर आप लोगों ने कभी याकुल्ट देखा है, याकुल्ट एक छोटा सा ड्रिंक आता है, प्रोबायोटिक ड्रिंक, लैक्टोबैसिलस उसमें बैक्टीरिया खूब सारा होता है। तो अब क्या होता है ना कि सबको पता है कि भाई दही जो खट्टी हो जाती है वो किसके कारण होती है? यही अपने बैक्टीरिया के कारण होती है। लोगों को खट्टी दही खाना पसंद नहीं है, लेकिन एक्चुअल में फ़ायदा वही करता है, क्योंकि वो हमारे लिए गुड बैक्टीरिया है, हमारे पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। तो अब जब कंपनीज़ को पता चला ना कि अरे क्या करना है, तो उन्होंने क्या किया कि दही खट्टी हो जाएगी, लोग खरीदेंगे नहीं, तो उसमें से लैक्टोबैसिलस निकाल लिया बाहर, जितना ज़्यादा हो सकता था दही में कन्वर्ट करने के बाद। अब दही है उसमें थोड़ा ही लैक्टोबैसिलस है, तो बहुत दिन तक सर्वाइव करेगा, जल्दी खट्टा नहीं होगा, तो उनका शेल्फ लाइफ बढ़ गया, बढ़िया से लोग खरीद भी रहे हैं, चाव से खा भी रहे हैं, लेकिन वो फ़ायदा नहीं करेगा। और लैक्टोबैसिलस को थोड़ा सा स्वीटन करके, थोड़ा सा मीठा वीठा डाल के उसको अलग से याकुल्ट जैसे चीज़ों में प्रोडक्ट में बेच रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं कि भाई हेल्दी प्रोबायोटिक ड्रिंक है, इसको पीना चाहिए, पाचन क्रिया के लिए बहुत बढ़िया है। तो दही भी बेच रहे हैं, प्रोबायोटिक भी बेच रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये बात भी समझ में आना चाहिए कि जो प्रोबायोटिक्स हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और ह्यूमन माइक्रोबायोम्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए फूड डाइजेशन में, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करने में, इम्यूनिटी डेवलप करने में, इन सब जगहों पर इनका बहुत तगड़ा रोल है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसीजेज़ होते हैं। डायबिटीज़ आप लोग को पता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स में पेन होने लगता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब कि हमारे मसल्स जो होते हैं ना वो टेढ़े मेढ़े कुछ भी डेवलप हो जाते हैं, तो ये भी न्यूट्रिएंट की कमी से होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। फाइब्रोमियाल्जिया, यहाँ पर क्या होता है कि हमारे बॉडी में पेन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मतलब हमारा मसल पेन्स इतना ज़्यादा होने लगता है, इतना ज़्यादा होने लगता है कि हम कंट्रोल में मतलब उसको देख नहीं पाते, बहुत सीवियर पेन होता है। इस तरीके से मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है उसमें हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी पर अटैक करने लगता है, मतलब जो हमारे गुड सेल्स होते हैं उसको अटैक करने लगता है। तो ये सारे ना डिसफंक्शंस होते हैं, लेकिन इन सबको सही करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा माइक्रोबायोम। इसीलिए ये न्यूज़ में भी था कि एक्चुअल में साइंटिस्ट ने ये खोज निकाला कि गट माइक्रोबायोटा जो है, मतलब कि जितने ये माइक्रोबायोम मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ये बैक्टीरिया वायरसेस हैं, ये हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल हैं। इवन कैंसर्स और इवन यूरिन के कलर के लिए भी ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब कैंसर्स को ट्रीट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं ये लोग। तो ये बात समझ में आ गई आपको। एक ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इसका फंडा क्या है, क्या मकसद है इसका? कि वही कि एक ना इंडियंस के अंदर में हम लोग को एक बेस लाइन माइक्रोबायोम डेटा मैनेज करना है कि भाई कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे बॉडी में हेल्पफुल है, गुड बैक्टीरियाज की एक लिस्टिंग बना लेना। तो इनका काम क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर या फिर स्किन पर जितने भी ऐसे ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स हैं उनको थोड़ा सा ट्रेस करो, उनके बारे में पढ़ाई करो। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है भाई, है ना। पुणे में एक NCMR है, नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स, यही इसके पीछे पूरा स्टडी प्ले कर रहा है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं यार, 2022 का क्वेश्चन है ये, प्रोबायोटिक्स के ऊपर पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये बोल रहा है प्रोबायोटिक्स जो है ना बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों से मिलके बनते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म जो प्रोबायोटिक्स में होते हैं, जो भी हमारे फूड वगैरह में मिलते हैं, अगर हमने इनको इंजेक्शन मतलब हमने उनको पचा लिया तो ये दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट, हमारे गट में ये नेचुरली अकर नहीं करते हैं, ये बाहर से कंज्यूम ही करना पड़ेगा हमें। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। यही चीज़ पूरी बात है कि हमारा जो गट माइक्रोबायोम है वो तो ऑलरेडी ऐसे डिजीजेस नहीं, ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, यीस्ट, इन सब से बना हुआ है। तो उसको ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम बाहर से ही लें तभी पता चलेगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो जाता है, और इसके गलत होने से 2 स्टेटमेंट पार हो गया। प्रोबायोटिक्स हमारे मिल्क शुगर्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो बिल्कुल है, डाइजेशन आपको पहले ही बताया कि ये सब इसी के लिए पिए ही जाते हैं, खाए ही जाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया इस दोनों से बनते हैं और ये भी है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 और 3 इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था कि नहीं, है ना। ऐसे ही ईजी क्वेश्चन है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो। अगला क्वेश्चन हमारा LED से रिलेटेड है।
जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इनकैंडेसेंट बल्ब जो होते हैं उनका ज़माना चला गया है और अब हमारे पास क्या आ गया है, लाइट एमिटिंग डायोड, LED। क्या होते हैं लाइट एमिटिंग डायोड? अगर आपसे कोई पूछता है तो बचपन की क्लास में जाना और वहाँ की NCERT उठाओगे ना तो आपको मिलेगा कि भाई डायोड क्या होता है, पहले ये तो पता हो तब तो बताओगे कि LED क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है। तो डायोड बहुत तरीके से हो सकते हैं। आपने एक ऐसा मशीन देखा है, मशीन क्या मतलब ऐसा बल्ब देखा है, यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे होते हैं और इनसे 2 वायर निकली होती है, इसी को बोलते हैं LED, है ना। सबसे सिंपल LED आप लोगों ने ऐसे ही कुछ देखा होगा। अरे दिवाली की लाइट वाइट में जो सब चीज़ें आती हैं सब LED हो गई हैं अब तो, है ना। तो अब ये है क्या आखिरकार? ऐसे डायोड्स हैं जो कि अगर इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये लाइट एमिट करते हैं, इसी को हम लोग लाइट एमिटिंग डायोड्स बोलते हैं। इनका फंक्शन देखते हैं। देखो हम लोग को पता है कंडक्टर होते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं और कुछ इनके बीच के होते हैं। ना कंडक्टर होंगे ना इंसुलेटर होंगे, या फिर दोनों की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर में होती है जिनको हम लोग सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो ये पूरा खेल जो है ना सेमीकंडक्टर्स का है। सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल जैसे कि आप सिलिकॉन ले लो, है ना। सिलिकॉन के टोटल कितने एटॉमिक मास, कितना एटॉमिक नंबर कितना है इसका, ये है 14। तो आउटर मोस्ट शेल में सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको याद होगी, बचपन में पढ़ते भी थे ऐसे यार। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि फटाफट से दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ में जुड़ जाते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है ना। तो इसीलिए इनके सारे के सारे वैलेंसीज जो होते हैं वो फुलफिल हो जाते हैं, तो इनका टेंशन नहीं है। 8 सेल मस्त कंप्लीट है, ये लोग बढ़िया से स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन हम जब सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो इसमें हमें चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, इसमें ना इम्प्यूरिटीज़ मिला देते हैं। क्या होती है भाई ये इम्प्यूरिटीज़? क्या है, कचड़ा मिला दे रहे हैं? नहीं, कचड़ा नहीं है। इम्प्यूरिटीज़ 2 टाइप की होती हैं, एक होता है आपका ट्राईवेलेंट और दूसरा होता है पेंटावेलेंट। क्या मतलब है इसका? ट्राईवेलेंट वो है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोरॉन ले सकते हो। कुछ होते हैं पेंटावेलेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा। इसमें आप फॉस्फोरस का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो अब क्या होता है कि हम लोग इसमें फॉस्फोरस या बोरॉन इसमें इम्प्यूरिटी के तौर पर मिला देते हैं। तो सोचो क्या होगा कि मान लो एक सिलिकॉन था, इसको हटा के हमने यहाँ पर बोरॉन का एक मैटर लगा दिया। आगे पीछे सब सिलिकॉन ही चल रहा है ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एम्प्टी रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं होल्स, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर सोचो यहाँ पर मैंने फॉस्फोरस डाल दिया होता तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता, है ना। तो हम लोग इससे बनाते हैं कुछ टाइप्स ऑफ डायोड जिनको हम लोग P टाइप या N टाइप बोलते हैं। सब याद आ रहा है कि नहीं? बचपन में सब पढ़ा था आप लोगों ने, भूल गए होगे, बस रिवाइज करा रहा हूँ। तो P टाइप ऐसे डायोड होते हैं जिसमें हम लोग इम्प्यूरिटीज़ के नाम पर ना बोरॉन डाल देते हैं। तो इसमें ना एक एम्प्टी शेल होता है और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज होती है। अगर इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को एब्सेंट कर दें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव साइड चला जाएगा। तो P टाइप इसीलिए पॉजिटिव होल्स से बना होता है। कोई होल ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बस ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही इसको हम लोग पॉजिटिव सिंबल दे रहे हैं। और N टाइप में क्या हो रहा है, फॉस्फोरस टाइप का, इसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा डाल दिया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हमारे लिए एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो इसीलिए N टाइप नेगेटिव टाइप का हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, मान लो ये हमारे लिए एक डायोड है, इधर से हमने इसमें P टाइप इम्प्यूरिटी मिलाई और इधर से हमने इसमें N टाइप इम्प्यूरिटी मिलाई। मतलब कि यहाँ पर हमारे लिए इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ पर हमारे लिए होल्स बन गए। इतना समझ में आ रहा है? लाइट एमिटिंग डायोड्स एक ऐसे स्पेशल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो कि, या फिर डायोड्स क्या है, स्पेशल क्या है? स्पेशल बस इतना है कि इनका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो एक ही है। डायरेक्शन ऑफ करंट को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, उल्टे डायरेक्शन में कभी भी नहीं ये करंट फ्लो करेंगे। ऐसा क्यों है? देखो जरा यहाँ पर देखना। मान लो कि हमने P टाइप से एक एनोड कनेक्ट कर दिया, या फिर उल्टा लेते हैं, P टाइप से हमने एक कैथोड कनेक्ट कर दिया और N टाइप से हमने एक एनोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एनोड पर है पॉजिटिव चार्जेस और कैथोड पर है नेगेटिव चार्जेस। अब इससे क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन ना इधर के साइड में चिपक जाएगा सारा, और नेगेटिव चार्ज में ये होल सबको चिपका देगा, तो इनके बीच में कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगा। अब इसका उल्टा देखो कि अगर हमने एक ऐसा डायोड बनाया जिसमें इधर होल्स थे और इधर इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन हमने अब यहाँ पर एनोड लगा दिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज है,
और इधर हमने लगाया कैथोड नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इनको रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, और प्लस पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करेगा। तो क्या होगा, करंट का फ्लो हो जाएगा इधर से इधर के साइड में, और हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जिधर मूव करता है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करने लगेगा, मतलब एनोड टू कैथोड। और सोचो इसमें एक और फंडा होता है कि लाइट एमिटिंग डायोड्स में स्पेशल क्या है, इसमें ना एक बैंड होता है जिसको हम लोग गैप बैंड बोलते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो बड़े ही संतुष्ट प्राणी होते हैं। उनको भाई एक ऐसी स्टेबल एनर्जी दे दो ना जिससे कि उनको छोटा भी एनर्जी में संतुष्ट मिल जाए तो वो लोग स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन अब अगर उनके लिए जगह नहीं होगी तो उस इलेक्ट्रॉन से ऊपर वाले सेल में जितना कुछ एनर्जी होगा ना तो उसमें जाके वो बैठने, मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ करेंगे। और ऐसा बोला जाता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इस होल में फिट होता है ना तो इसकी एनर्जी लूज़ होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर है, होल्स में तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे ही यहाँ पर फिट होते हैं तो ये एनर्जी एमिट करता है, और ये एनर्जी जो है वो हमारे लाइट स्पेक्ट्रम, जो हमारी विजिबल लाइट है ना उसके स्पेक्ट्रम में रहता है। तो इसीलिए हम लोग को लाइट उसमें से एमिट होते हुए दिखता है। तो यही है पूरा। बैंड गैप क्या कहता है, बैंड गैप बोलता है कि भाई ये जो एनर्जी डिफरेंस है उसको इतना ही रखो जिससे कि विजिबल लाइट ही निकले। अब इसमें से अल्ट्रावायलेट रेज निकाल दोगे तो हमारे लिए लाइट एमिटिंग डायोड नहीं रहेगा, ये कुछ और बन जाएगा। तो वो एनर्जी लेवल मेंटेन करना जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन इस होल में बैठे ना तो ये विजिबल रेंज की लाइट ही एमिट करे, यही है डायोड का काम। तो इसी ने हमारे पूरे इनकैंडेसेंट बल्ब वगैरह को सबको फेल कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो एलईडी का मतलब तो समझ में आ गया, वर्किंग ऑफ एलईडी ये सब भी समझ में आ गया। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि ब्लू लाइट जो है ना, ब्लू लाइट कभी हमें मिला नहीं था, क्योंकि इसके लिए जो हमारे एक एलिमेंट यूज़ होता था, ये भी साइंटिस्ट ने पता कर लिया था कि गैलियम नाइट्राइड है, जिससे कि हम लोग अगर इसका इस्तेमाल करें अपने डायोड में तो ये ब्लू लाइट एमिट करेगा। लेकिन हम लोग कभी कोई तरीका ही नहीं ढूंढ पाए कि गैलियम नाइट्राइड को ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर में बनाते कैसे। ये बहुत बाद में पता चला, इसीलिए इसको 2014 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। सिग्निफिकेंस ये हम लोगों ने बता दिया कि भाई एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, इसकी एनर्जी बहुत कम यूज़ करता है, ड्यूरेबल है, और लाइट जो है इनकी ल्यूमिनेसेंस बहुत तगड़ी है। आप बोलोगे कि सेम वॉट में अगर एक एलईडी लगाएंगे तो उसका 300 टाइम्स आप बोल सकते हो ल्यूमिनेसेंट होगा। जो हमारे इनकैंडेसेंट लाइट थे वहाँ तो हीट भी फालतू की निकलती थी, तो हीट भी एनर्जी लॉस करती थी, यहाँ तो हीट भी नहीं निकलती। CFL बल्ब को ऐसे पकड़ लेते हो ना हाथ में, पहले 100 वाट के बल्ब को जलता हुआ हाथ में पकड़ सकते थे? नहीं, है ना। तो पहले एक बीच में और भी आया था CFL, आप लोगों को याद होगा कि बीच में ट्रांजिशन जोन में CFL भी जलाते थे। CFL में क्या होता था कि ये ना इसके अंदर एक गैस भरते थे। आपको कमेंट सेक्शन में चलो ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा गैस भरते थे, ये लिखा नहीं है इसमें, कि हम लोग CFL के अंदर में एक गैस भरते थे जो कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर अल्ट्रावायलेट लाइट और हीट एमिट करता था, और उसी को हम लोग UV लाइट को बाद में विजिबल लाइट में ट्रांसफॉर्म कर देते थे, है ना। जब वो जो आप लोग CFL के बल्ब पर सफ़ेद सफ़ेद रंग का कुछ देखते थे वो था फॉस्फर कोटिंग। जब भी ये UV लाइट फॉस्फर कोटिंग से टकराता तो वो विजिबल लाइट प्रोड्यूस करने लगता। तो इसीलिए CFL हम लोग को बढ़िया जलता हुआ दिखता, रोशनी देता हुआ मिलता। ठीक है, इनकैंडेसेंट बल्ब तो आपको पता ही, टंगस्टन फिलामेंट वगैरह लगा के बढ़िया से चलाते थे। एक क्वेश्चन 2017 का है OLED के ऊपर, ऑर्गेनिक LED। देखो जब भी एप्लीकेशन की बात करें तो आपको कितनी बार बताया गया कि भाई अथाह एप्लीकेशन हो सकते हैं, सोचना बहुत मुश्किल है कि इसका एप्लीकेशन क्या नहीं होगा आगे चल के। तो बोल रहा है कि OLED डिस्प्लेस जो है वो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट के बन सकते हैं। तो बिल्कुल बन सकते हैं 100%। ये रोल अप डिस्प्लेस भी हो सकते हैं, मतलब कि कपड़े पहन लो OLED के और वो आपको जो भी चलाना है वो चला दो। तो आज के टाइम पर आप लोग को पता है फ़ोन फ्लिप करते हुए आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी स्क्रीन हैं जो कि बहुत फ्लेक्सिबल हो सकती हैं आगे के टाइम पर। अभी एकदम से इन्फॉर्मेशन ही कपड़ों पर बना दे, लेकिन आगे आ जाएगी। फिर ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। सारे स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगला आर्टिकल हमारा पृथ्वी विज्ञान से रिलेटेड है। क्या मतलब है इसमें? देखो मैंने बताया आपको कि पृथ्वी विज्ञान 2021 से लेकर 26 तक का गवर्नमेंट का एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम लोगों ने 5 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को, ऑनगोइंग सब स्कीम्स को इसके अंदर सब्स्यूम कर दिया। अब ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला है क्रॉस स्कीम। क्रॉस स्कीम क्या बोलता है कि भाई देखो जो भी हमारा वेदर, क्लाइमेट या फिर ओशन फॉरकास्ट है ना, वो अक्रॉस स्कीम के अंदर में हम लोग देखते थे। मतलब कि इवन जो साइक्लोन्स की वार्निंग आती थी, स्टॉर्म सर्ज आने वाला है, हीट वेव आने वाला है, थंडर स्टॉर्म आने वाला है, इन सब की वार्निंग आती है ना हमारे मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस में। तो ये सब कौन बताता है? अक्रॉस स्कीम के अंदर ही टेक्नोलॉजीज़ डेवलप्ड है। इसी तरीके से दूसरी स्कीम है ओ स्मार्ट।
ये ओ स्मार्ट क्या है, ओशियन सर्विसेज के लिए। तो ओ स्मार्ट क्या करता है, हमारा इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं ना, EEZ, उनके फिजिकल इन्वायरमेंट की स्टडी कंडक्ट करता है और ये भी देखता है कि जो वहाँ की मेरीन लाइफ रिसोर्सेज हैं उनके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, उसके लिए ओ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। फिर एक है पेसर, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। आपको पता है कि ठंडी जगहों के लिए, क्रायोस्फीयर के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, मतलब उसी के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं पूरा, कि क्रायोस्फीयर चेंज कितना हो रहा है। ये क्या करते हैं कि जो अंटार्कटिक क्लाइमेट है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ थोड़ा पता लगाते हैं, आइस डायनेमिक्स कैसे वर्क करता है वो पता लगा लेते हैं। और सिर्फ पोलर रीजन पर ही नहीं करेंगे ये लोग, इसके अलावा जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर भी इन लोग की रेगुलर स्टडीज़ चलती रहती है कि आइस डायनेमिक्स कैसे वर्क करता है वहाँ पे। चौथा स्कीम है सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेस। आपको पता है सिस्मोलॉजी का मतलब क्या है कि भाई अर्थक्वेक से जितने भी डिजास्टर होने वाले होंगे उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। और एक फाइनली है रीच आउट मिशन। रीच आउट मिशन क्या है कि हम लोग इसमें ना रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं आगे कि भाई अर्थ साइंस के बारे में पढ़ो, एटमॉस्फेरिक साइंस के बारे में पढ़ो, रिसर्च करो, ओशन साइंस के बारे में ऐसा कुछ करो, है ना। तो ये थोड़ा सा रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग बेस्ड है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ना बहुत ही क्रूशियल हैं, क्योंकि देखो ये लोग क्या क्या बता रहे हैं भाई, हमारा वेदर कंडीशन बता रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन बता रहे हैं, ओशन के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्रायोस्फीयर के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और इवन सिस्मोलॉजिकल साइंस के बारे में भी पूरा बता रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही क्रूशियल 5 स्कीम्स को सब्स्यूम किया गया है पृथ्वी विज्ञान के नाम से। सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है। तो अब आपको ऑब्जेक्टिव अपने आप ही पता चल जाएगा भाई। लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग को मेंटेन करने के लिए ओशियन, जियोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, इन सबको पढ़ने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है। वेदर का एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाएंगे, बढ़िया है। पोलर और हाई सीस रीजन को एक्सप्लोर करके वहाँ के लिए भी जो भी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे, वो भी समझ में आ गया। ऐसी सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर आपका ओशनिक रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, तो वो भी समझ में आ गया। नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, जैसा हमने बताया लास्ट में ना, आउटरीच करके जो एक था उसका। तो सिग्निफिकेंस वही है कि सारे 5 कंपोनेंट जब एक साथ काम करेंगे तो हमारी जो 5 बड़े कंपोनेंट्स हैं, जैसा जिसके बारे में हमने बात किया, इन सब के बारे में एक अच्छी स्टडी मिलेगी, एक अच्छा रिसर्च और डेवलपमेंट हमारे फील्ड पर हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया अपना अगला आर्टिकल हमारा एक डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी से रिलेटेड है। क्या है ये? देखो डीप टेक का मतलब समझ में आना चाहिए। पहले 2 कंपोनेंट से आप डीप टेक का मतलब समझ सकते हो। पॉइंट नंबर 1, डीप टेक एक ऐसा स्टार्टअप है जिसमें कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, ये है पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, हम लोग ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे इनोवेशन का यूज़ करते हैं जो कि आगे चल के ना एक बहुत ही ज़्यादा बड़े वाइड स्केल पर प्रमोट हो सकता है। हालांकि अभी उसको हमने रियलाइज़ नहीं किया है, लेकिन आगे चल के ना ये बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग इवेंट्स क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन जैसे था, है ना। बिटकॉइन वाज वन ऑफ दोज डीप टेक स्टार्टअप। जैसे कि हम लोग आगे चल के और किसको बोल सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट जीपीटी वगैरह, ये सब क्या है, डीप टेक स्टार्टअप हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी आई है अपनी, उसके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा है कि आज के ज़माने में ना बहुत सारा इनोवेशन हो रहा है, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। इन सब को करने के लिए ना हमें थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक इंडिया की जो भी डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, उनको थोड़ा सा हम लोग बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। बेनिफिट किस फॉर्म में? देखो कोई भी स्टार्टअप के लिए 2 चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। पहला फंडिंग, दूसरा इनोवेशन, है कि नहीं। इनोवेशन के बिना आप स्टार्टअप नहीं ले पाओगे, और जैसे ही इनोवेट कर लिया तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो फंडिंग की ज़रूरत है। तो इसका काम ही यही है कि जितने भी ऐसे फ्यूचर में ऐसे स्टार्टअप्स आए ना, उनको आप लोग को प्रमोट करना है। अब उसके लिए क्या करना है भाई, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने लगो, लोन, ग्रांट, वेंचर कैपिटल के थ्रू, जो भी समझ में आया। इसके बाद इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा टैलेंट डेवलप भी करना पड़ेगा। टैलेंट डेवलपमेंट के लिए हम लोग स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट करने की बात कर सकते हैं। स्टेम एजुकेशन प्रमोट करने की बात कर सकते हैं। स्टेम एजुकेशन मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा इससे, है ना। फिर उसके बाद और क्या कर सकते हैं, हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर्स या फिर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बनवा सकते हैं, जिससे कि पूरे कंट्री में जो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज हैं, ये सब लोग अपने अपने इनोवेशंस को यहाँ पर लाके टेस्ट कर सकें। कम से कम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है कि भाई किसी ने अगर कुछ बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है तो उनको हम एक ऐसा डोमेन दे सकें जहाँ पर उनके इनोवेशन की कदर हो और उनके नाम पर वो दर्ज हो सके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हनन ना हो। और फिर मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ देना कि भाई ये लोगों ने बना लिया इनोवेशंस, लेकिन अब इसको बिजनेस मॉडल में डेवलप करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं,
है ना। तो यही सारी चीज़ें, तो डीप टेक आप लोगों ने समझ लिया, है ना। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड है। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पर किसी भी डिसीज़ का अगर आप प्री डिस्पोजिशंस निकाल लेते हो, मतलब कि अगर उसके अकरिंग से पहले ही पता लगा लेते हो, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज होगा। तो उसी के जैसा ब्लॉकचेन, कंप्यूटर इमेजिंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी जैसा ही एक ये भी आपका डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर में आएगा। अगला आर्टिकल हमारा फॉग पास डिवाइस से रिलेटेड है। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है। ठंड के टाइम पर भैया रेलवे वगैरह सब लेट हो जाते हैं, उनका जीपीएस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम कुछ है ही नहीं। तो समझ लो फॉग पास डिवाइस जो है ना, वो उनका जीपीएस बेस्ड नेविगेशन डिवाइस ही है। एक 1.5 किलो का 1.5 केजी का एक डिवाइस है ऐसा, जिसको कि पोर्टेबल बैटरी के साथ है। ये क्या करता है, आगे आने वाले जितने भी फाटक होंगे, रेड लाइन्स होंगी, सिग्नल्स होंगी, उन सबको ये पहले ही वॉइस कमांड के साथ में आपको बता देगा कि भाई ये सिग्नल आने वाला है, ये लेवल क्रॉसिंग गेट आने वाला है, ये मैंड है, ये अनमैंड है, स्पीड रिस्ट्रिक्शन कहाँ पर आपको करनी है कि भाई बहुत स्पीड में चल रहे हो, धीमे हो जाओ, है ना। ये सारी चीज़ें ये बताना स्टार्ट कर देगा फॉग पास डिवाइस, जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो ट्रेन्स वगैरह लेट होती हैं ठंड के टाइम पर वो नहीं होगा। और इसका जो प्रॉपर है वो पूरा 500 मीटर तक का दायरे को ये कवर करने में वॉइस मैसेजेस वगैरह देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जनरल फीचर आपका यही है भाई कि बहुत सारे मल्टीपल यूनिट्स लगे हैं, मेन लाइन में इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स लगे हैं। तो ये किसी भी इलेक्ट्रिक या डीजल लोकोमोटिव के लिए आप इस्तेमाल में ला सकते हो। सिग्नल लाइन, डबल लाइन, इलेक्ट्रीफाइड जो भी है सब जगह जाएगा, है ना। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ट्रेन के लिए ये पूरा बढ़िया से काम कर रहा है। तो स्टैंड अलोन सिस्टम है, एक बार में 1.5 केजी, जैसे मैंने बताया, रोबस्ट डिज़ाइन है, 18 घंटे का बैकअप है, वेदर कंडीशन से इसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ईजी टू कैरी है, कोई भी ले जा सकता है, लोको पायलट के लिए सबसे बेस्ट है। तो यही सारा पूरा आर्टिकल था। अगर आपको अब इसी से पूरा डिस्कशन करना है और कुछ अगर आपको, तो ये था आज का पूरा कंप्लीट डिस्कशन। आई होप कि आपको ये मज़ा आया होगा, सॉल्व करने में कुछ क्वेश्चंस और पढ़ने में भी मज़ा आया होगा। आज के डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।